हेलो एवरीवन, राम राम, खम्मा गणी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, त्योहार के उत्सव में उत्साहित होंगे। इसी उत्साह को बरकरार रखिएगा। दिवाली का पर्व नजदीक है, बट एक बार दिवाली से पहले इसी उत्साह के साथ ऊंट पढ़ लीजिएगा। आज का जो लेक्चर है उसका आपका शीर्षक है ऊंटारी बाता। तो आज हम ऊंट के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो ऊंट का अध्ययन करेंगे वो आपके कि ऊंट एक कैसे महत्वपूर्ण जानवर है, ऊंट का क्या महत्व है, ऊंट की नस्लें कौन सी है, और ऊंट के रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत नहीं बल्कि राजस्थान का बच्चा बच्चा ऊंट से परिचित होगा, क्योंकि ऊंट रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी जो आपका शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है देश का, वहां आपको ऊंटों की संख्या अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के अंदर अनुकूलतम भावना रखने वाला जानवर है आपका ऊंट। ऊंट ने प्राचीन समय से ही भारवाहन और परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां तक कि भारवाहन और परिवहन ही नहीं, रक्षा और युद्धों के मामले में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज की है। अगर मैं बात करूं तात्कालिक समय, यानी उस पुराने समय की बात करूं जिस टाइम बीकानेर के राजा हुआ करते थे गंगा सिंह, और गंगा सिंह ने एक टीम बनाई ऊंटों की जिसका नाम रखा गंगा रिसाले। वो आपकी गंगा रिसाले टीम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में शाही सेना के अंदर शामिल हुई और एक युद्ध के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज की। यानी युद्धों में भी भूमिका रही आपके ऊंट की, साथ ही साथ परिवहन और भारवाहन में अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण जानवर है। जब आपके इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया, तब भी इंजीनियरों ने इंदिरा गांधी नहर के निर्माण में ऊंटों की अच्छी खासी मदद ली, भारवाहन के तौर पे और परिवहन के तौर पे। ऊंट है वो आपके मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में जो ऊंट है वो मुख्यतः आपके दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक कुबड़ वाला ऊंट और दो कुबड़ वाला ऊंट। एक कुबड़ वाला ऊंट है वो आपके भारत में मुख्य तौर पे पाया जाता है। रेगिस्तान इलाके की बात कर लीजिए, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र की बात कर लीजिए। जो दो कुबड़ वाला ऊंट है वो आपके आमतौर पर ठंडे इलाकों में पाया जाता है, यानी भारत की लद्दाख की नुब्रा घाटी में आपको सबसे ज्यादा संख्या देखने को मिलती है। भाई देखिएगा, आगे चलते हैं और आज के लेक्चर ऊंटारी बाता में ऊंट के बारे में पढ़ते हैं। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेक्चर है, तो जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसे रुचिकर होके पढ़े, बड़े ध्यान के साथ पढ़े, क्योंकि आपका बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर है और ऊंट आपको नौकरी दिलाने वाला जानवर है। भाई क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इससे आपसे प्रश्न जरूर किया जाएगा, एक आधा प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा, और आपके एग्जाम में एक एक नंबर जुड़ते जुड़ते ही आपका सिलेक्शन होता है। भाई देखिएगा, भारत में मुख्यतः दो प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं, एक कुबड़िए ऊंट, अरबी या ड्रोमीडेरी ऊंट। आप एक कुबड़िए ऊंट कह दीजिए, ड्रोमीडेरी ऊंट कह दीजिए, या आप अरबी ऊंट कह दीजिए, तीनों का मतलब आपका एक ही निकलता है, यानी एक कुबड़ वाला ऊंट। यानी क्या कि शरीर के ऊपर क्या आपके एक कुबड़ मौजूद होगी, किसके ऊपर? पीठ के ऊपर, और जो आपकी कुबड़ बनती है वो वसा के जमाव की वजह से बनती है। भाई किसके जमाव की वजह से? वसा के जमाव की वजह से बनती है। उसी तरह आपका जो लेह लद्दाख की नुब्रा घाटी में जो पाया जाने वाला ऊंट है उसमें पीठ पे दो कुबड़ बनती है। भाई तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एक कुबड़ वाले ऊंट की, और वैज्ञानिक नाम आपका क्या होगा? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। किसकी बात करेंगे? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। आपको वैज्ञानिक नाम नहीं बोलना है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका एक कुबड़ वाला ऊंट है इसका वैज्ञानिक नाम होगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस, और आपके जो दो कुबड़ वाला ऊंट है, दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम होगा कैमेलस बैक्टेरियंस। क्या? कैमेलस बैक्टेरियंस। यानी जो आपका दो कुबड़ वाला ऊंट है या बैक्टेरियन ऊंट। एक कुबड़ वाले ऊंट का कोई जंगली ऊंट हमें नहीं मिलता है, जबकि दो कुबड़ वाले ऊंट यानी बैक्टीरियन ऊंट का हमें जंगली ऊंट भी मिलता है, जिसका आपका वैज्ञानिक नाम होगा कैमेलस फेरस। किसकी बात करेंगे? कैमेलस फेरस। तो जब भी आपसे प्रश्न किया जाए कि किस ऊंट का जंगली ऊंट देखने को मिलता है, बैक्टीरियन ऊंट का, दो कुबड़ वाले ऊंट का जंगली ऊंट देखने को मिलता है जिसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस फेरस, और दो कुबड़ वाले ऊंट का जो पालतू ऊंट है इसका नाम होगा कैमेलस बैक्टेरियंस।
तो अब आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 कुबड़ वाला ड्रोमेडेरियस, नहीं भाई, 2 कुबड़ वाला ड्रोमेडेरियस नहीं, आपके 1 कुबड़ वाला होगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। अब दोनों का जो परिवार होगा, फैमिली होगी, वो दोनों की एक ही होगी, यानी दोनों एक ही परिवार या एक ही कुल से ताल्लुकात रखते हैं भाई। कौन सा आपका कैमेलिडी, ऊंट आपके कौन से कुल से संबंध रखता है, कैमेलिडी कुल से। ऊंट का कुल क्या होगा, कैमेलिडी, और गुणसूत्रों की संख्या होगी 76 यानी 74। घोड़े के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 64 यानी 64। गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 60 यानी 60। बकरी के अंदर भी आपके 60। भेड़ के अंदर कितनी, 54 यानी 54। भैंसे आपकी 2 प्रकार की पाई जाती है, एक आपके दलदल वाली भैंसे और दूसरी आपकी पानी वाली भैंसे। जो दलदल वाली भैंसे होगी ये मुख्यतः आपके विदेशों में पाई जाने वाली भैंसे होती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, और पानी वाली भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या आपके 50 होती है भाई। ये भारत में मुख्यतः पानी वाली भैंसे पाई जाती है। मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या 78 और सुअर में 38। ये सारे जानवर की मैंने गुणसूत्र संख्या आपको रिवाइज कर दी है। सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में डाउन जो लिख लेना भाई, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो सामान्य जानकारी के बारे में अगर आपको याद हो गया हो या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चलूं। याद करना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेक्चर आपका, लिख लीजिएगा। हम एक बार 1 कुबड़ वाले ऊंट की बात करने से पहले किसकी, 2 कुबड़ वाले ऊंट की बात करेंगे भाई, यानी किसकी, बैक्टीरियन ऊंट, किसकी, बैक्टीरियन ऊंट या 2 कुबड़ वाले ऊंट की। बैक्टीरियन ऊंट की सीमित संख्या जो लद्दाख यानी जम्मू एवं कश्मीर की नुब्रा घाटी में पाई जाती है भाई। और जम्मू कश्मीर की नुब्रा घाटी बड़ी क्या ठंडी घाटी है, जहां का टेम्परेचर आपके माइनस में रहता है भाई। तो याद रहेगा आपको कि ठंडे जगह में पाया जाता है आपका कौन सा, 2 कुबड़ वाला ऊंट। कपाल की हड्डी 1 कुबड़ ऊंट की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है भाई। जो कपाल की हड्डी है वो कपाल की हड्डी आपके 1 कुबड़ वाले ऊंट की तुलना में कैसी होगी, आपके छोटी, और कैसी होगी भाई, आपके कैसी होती है, चौड़ी होती है भाई। याद रहेगा कैसी, छोटी और चौड़ी होती है। कुबड़ मैंने बता दिया आपको वसा के जमावकरण की वजह से बनती है, यानी वसा के जमाव की वजह से बनती है भाई। इसके अंदर भी क्या, जब आपके ठंडे इलाके में रहता है तो आपकी कुबड़ क्या रहती है, जमती रहती है, यानी कुबड़ आपकी बड़ी हो जाती है भाई। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम होता है यानी आपका वापस बढ़ने लगता है, वैसे वैसे आपकी जो कुबड़ है वो भी छोटी होती जाती है। तो 2 कुबड़ वाले ऊंट में जो आपकी कुबड़ है वो भी छोटी बड़ी होती रहती है भाई। ये किस पे डिपेंडेंट करता है, आपके टेम्परेचर यानी तापमान के ऊपर, कि कैसा आपका मौसम है। इनके शरीर का रंग हल्के या गहरे भूरे रंग का होता है। कि जो आपके 2 कुबड़ वाले ऊंट है, इन 2 कुबड़ वाले ऊंट के जो शरीर का रंग होगा वो कैसा, हल्का भूरा या कैसा होगा भाई, गहरा भूरा रंग होगा। याद रहेगा आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। इनके सिर के ऊपरी भाग से गर्दन के निचले भाग, कुबड़ एवं टांगों पर लंबे बाल पाए जाते हैं भाई। इसमें एक विशेष प्रकार के बाल पाए जाते हैं का, सर में देखो भाई, गर्दन के नीचे तक, और दूसरा आपके कुबड़ के ऊपर। यानी क्या, अच्छे विशेष प्रकार के मुलायम बाल पाए जाते हैं, जिनका उपयोग आपके कपड़े, टोपियां, ये सब बनाने के लिए किया जाता है भाई। जो आपके ऊंट से जो आपका बालों का उत्पादन है वो 2.5 से 4 केजी तक होता है भाई एक साल में। कितना, प्रति वर्ष 2.5 से 4 केजी तक आपके बाल उत्पादित करता है कौन सा, 2 कुबड़ वाला ऊंट। और ये फिर इसकी उम्र पे भी निर्धारित होता है कि उम्र कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, बाल उत्पादित करेगा। जिसकी उम्र कम होगी वो कम बाल उत्पादित करेगा। जो अच्छा खासा आपका यंगर या जो आपका प्रौढ़ ऊंट है वो प्रौढ़ ऊंट क्या करेगा, आपका अच्छा खासा बाल उत्पादित करेगा। याद रहेगा भाई, देखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। औसतन बाल उत्पादन प्रति ऊंट 2.5 से 4 किलोग्राम होता है, जो आयु पर निर्भर करता है। यही मैंने आपसे कहा, बाल अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न सामान बनाने हेतु, जैसे सोल, पुल ओवर, स्वेटर, सर्दी के कपड़े, कोट एवं टोपियां बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है भाई। क्या कि यानी किसकी बात करूं मैं, अच्छे बाल होने की वजह से क्या, इनसे टोपियां बनाई जाती है, सर्दी के कपड़े बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे जैकेट बनाए जाते हैं भाई। ये आपको याद होना चाहिए। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी क्या, जो 2 कुबड़ वाले ऊंट का क्या है, महत्व है। बारवायन क्षमता के अंदर तो है ही है, साथ ही साथ में किसके अंदर, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग के अंदर भी अपना महत्व रखता है भाई। 1 क्विंटल तक सामान ढो सकता है भाई। जो आपके 2 कुबड़ वाला ऊंट है वो 1 क्विंटल तक सामान ढो सकता है, और साथ ही साथ में कितना, 6 से
8 घंटे तक नियमित तौर पे काम कर सकता है। क्या? 6 से 8 घंटे तक नियमित तौर पे काम कर सकता है। कौन सा ऊंट? आपके दो कुबड़ वाला ऊंट। पढ़ लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा फटाफट। देखो, दो कुबड़ वाले ऊंट का मुझे आपको समझाने से इतना ही मतलब था कि आपको दोनों ऊंटों की विशेषता मालूम हो, आप दोनों ऊंटों को भिन्न भिन्न कर सको, कि आपको मालूम हो कि दो कुबड़ वाला ऊंट कैसा होता है और एक कुबड़ वाला ऊंट कैसा होता है। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे, जो भी हम बात करेंगे, वो एक कुबड़ वाले ऊंट पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक कुबड़ वाला ऊंट ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। अगर मैं बात करूं भारत की, भारत में आपके एक कुबड़ वाले ऊंट की 9 पंजीकृत नस्लें हैं भाई। नस्लें आपकी बहुत सारी है, बट 9 ऐसी नस्लें हैं जो विशेष पहचान रखती है, और विशेष पहचान के तौर पर ही जो भारतीय डेटाबेस के अंदर इनको पंजीकृत किया जाता है भाई। जिस ऊंट की विशेष पहचान होती है, जिस ऊंट के विशेष लक्षण होते हैं, उन्हीं को क्या आपका पंजीकृत किया जाता है, उन्हीं को नई नस्ल के तौर पे माना जाता है भाई। तो भारत में कितनी 9 नई नस्लें हैं भाई। कितनी? ऊंट की 9 नस्लें पाई जाती है जो आपके भारतीय डेटाबेस के अंदर मिलती है, जो पंजीकृत नस्लें हैं भाई। उनकी बात करेंगे कि ऊंट की कौन सी 9 पंजीकृत नस्लें हैं। हालांकि राजस्थान के अंदर आपकी बहुत सारी ऊंट की नस्लें पाई जाती है, बट उनकी कोई ऐसी विशेष पहचान नहीं मिलती जिसके तौर पे हम उनको इनसे सेपरेट कर सके, इनसे अलग कर सके और उसको एक अलग नस्ल का दर्जा दे सके। अलग नस्ल का दर्जा उनको मिलता है जिनकी विशेष पहचान हो, जो और ऊंटों से कुछ ना कुछ पहचान के ऊपर जिनको अलग किया जा सकता है, उसको आपके नस्ल के तौर पे दर्ज किया जाता है भाई। तो भारत में कितनी? ऊंट की 9 नस्लें दर्ज है, और 9 नस्लों के जो भारतीय डॉक्यूमेंटेशन है, जो भारत के कागज है, जो डेटाबेस है, उनके अंदर 9 नस्लें मिलती है भाई ऊंट की, जो पंजीकृत नस्लें है। 9 नस्लें आपकी कौन कौन सी? बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जालोरी, मेवाती, कच्छी, खारई और मालवी। ये 9 नस्लें हैं आपकी जो पंजीकृत है भाई। अब इन 9 नस्लों के मैं उत्पत्ति स्थल की बात करूंगा कि कौन सी नस्ल कहां का ओरिजिन है, कहां का उद्भव है, या कहां के साथ ताल्लुका रखती है भाई। भारत में पंजीकृत ऊंटों की नस्लों की संख्या 9 है। 9 में सबसे पहली कौन सी? आपकी बीकानेर। देखिएगा भाई, जो बिक्का राजा कौन? बिक्का ने क्या बसाया? आपके बीकानेर शहर, और उसी बीकानेर शहर के नाम पे इस ऊंट का नाम पड़ा बीकानेर ऊंट। तो बीकानेर ऊंट का जो उत्पत्ति स्थल है वो भी आपका बीकानेर क्षेत्र है भाई। किसकी बात करेंगे? बीकानेर क्षेत्र की। लिख लीजिएगा भाई, कौन सा? बीकानेर क्षेत्र। जैसलमेरी, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर को जो बसाने वाले राजा थे वो कौन से थे? जैसल। और जैसलमेर को बसाने से पहले एक साधु से मिले, किससे? इल्तुतमिश से। तो उन्हीं के नाम पे, जैसलमेर शहर के नाम पे इसका नाम पड़ा क्या? आपका जैसलमेरी ऊंट। तो याद रहेगा भाई, इसका भी आपका जो उत्पत्ति स्थल होगा वो क्या? आपका जैसलमेर होगा भाई। किसकी बात करेंगे? आपके जैसलमेर की बात करेंगे। मेवाड़ी ऊंट, मेवाड़ी ऊंट का जो उत्पत्ति स्थल होगा वो आपका मेवाड़ क्षेत्र, और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आपका उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं भाई। इन्हीं जिलों का किसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है? आपके मेवाड़ी ऊंट का। यानी मेवाड़ी ऊंट के उद्गम स्थल के तौर पे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के कुछ क्षेत्रों को माना जाता है भाई। लिख लीजिएगा, मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। मारवाड़ी ऊंट यानी जो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र, और मारवाड़ क्षेत्र में कौन? आपका जोधपुर, पाली, नागौर, इन सब जिलों को किसके उत्पत्ति स्थल के तौर पे देखते हैं? आपके मारवाड़ी ऊंट की नस्ल के तौर पे। कि जो मारवाड़ी नस्ल की ऊंट है वो आपका कहां का उत्पत्ति स्थल है? आपके नागौर, पाली या जोधपुर का। मेवाती, जालोरी देखिएगा भाई। पहले राजस्थान में एक जिला पड़ता है, कौन सा? जालोर। वही जालोर किसका उत्पत्ति स्थल है? आपके जालोरी ऊंट का। और जालोर के अंदर एक और जगह पड़ती है सांचौर, जो अभी राजस्थान का नया जिला बना है भाई। तो जो जालोर जिला है, और जालोर जिले का जो क्षेत्र है उसको किसका उत्पत्ति स्थल मानते हैं? आपके जालोरी ऊंट का। अगला कौन सा है? मेवाती। और राजस्थान के अंदर जो मेवात क्षेत्र है वो कौन सा है? आपका अलवर। किसकी बात करेंगे? अलवर। यहाँ पे कौन सी जाति निवास करती थी? आपके मेव जाति। और इसी मेव जाति के नाम पे इस क्षेत्र का नाम पड़ा मेवात। तो और आपका जो कुछ मेवात क्षेत्र क्या? हरियाणा के अंदर भी आता है भाई। तो राजस्थान और हरियाणा किसका उत्पत्ति स्थल है? आपके मेवाती ऊंट का। मालवी, प्राचीन काल से ही कृषि क्षेत्र के अंदर बड़ा मशहूर इलाका मालवा। मालवा आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है और राजस्थान की सीमा से लगता है भाई। मालवा क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर है आपका।
और यहां से अच्छा खासा क्या मिलता आपको, क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र है उससे रेवेन्यू मिलता, यानी राजस्व मिलता, पैसा मिलता। और जो राजा दिल्ली का राजा बनता वो सबसे पहले क्या सोचता कि मालवा मेरे कब्जे में हो। क्यों? क्योंकि मालवा जिसके कब्जे में होगा वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, और आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो अपने एम्पायर को भी एक्सपांड कर पाएगा, यानी अपने साम्राज्य को भी बढ़ा पाएगा भाई। तो याद रहेगा क्या, एमपी यानी मध्य प्रदेश। कच्छी और खारई गुजरात में जगह पड़ती है। कच्छ का रण जो कैसा इलाका है आपका, शुष्क क्षेत्र है। कैसा? शुष्क क्षेत्र, जिसमें आपकी लवणीय मृदा पाई जाती है। और यहाँ पे जिस ऊंट का ओरिजिन हुआ या जिस ऊंट की संख्या पाई जाती है वो कौन सा है? कच्छी ऊंट। तो याद रखिएगा क्या भाई, गुजरात। और गुजरात आपके किसका ओरिजिन है? कच्छी का। दूसरा है खाराई। खाराई का आपका ओरिजिन भी कहां है? गुजरात। जो खाराई ऊंट है इसका उत्पत्ति स्थल भी क्या होगा? गुजरात। तो क्या याद रखना है भाई? बीकानेरी, जैसलमेरी, जालोरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती। क्या? राजस्थान। 3 ऊंट है, इनमें से भी 2 कच्छी और खारई, दोनों क्या आपके गुजरात। बचा एक आपका मालवी। और ये मालवी कहां का उत्पत्ति स्थल है? मालवी का जो उत्पत्ति स्थल है वो आपका मालवा, मध्य प्रदेश। आप में से एक भी किसी बच्चे से ये गलती नहीं होनी चाहिए ऊंट के उत्पत्ति स्थल को लेके। जिस किसी बच्चे को जो कंफ्यूजन हो वो मुझे कमेंट में टाइप करके पूछ लेगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर जाओगे भाई। मुझे बताओगे कि आगे आपके कौन से लेक्चर को लेके रिक्वायरमेंट है, और आपको किसकी नस्लें पढ़नी है, कौन से जानवर के बारे में पढ़ना है, या एग्रोनॉमी सोइल साइंस में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है भाई। चले आगे। इन 9 नस्लों को करके अब हम 3 महत्वपूर्ण नस्लों की बात करेंगे, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। चलिएगा भाई। बीकानेरी ऊंट देखो, पहले भी मैंने कहा, अभी मैं फिर से रिवाइज करूंगा। बीकानेरी ऊंट, बीकानेरी ऊंट का नाम बीकानेर शहर के नाम पे पड़ा है भाई। किसके नाम पे? बीकानेर शहर के नाम पे। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो आपका बीकानेर क्षेत्र है। बट बीकानेर से जो सटे हुए क्षेत्र है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमान, जो आपका पंजाब और हरियाणा, इन क्षेत्रों के अंदर भी इसका अच्छा खासा वितरण देखने को मिलता है भाई। इसका मुख्य उत्पत्ति स्थान राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र है। यह नस्ल राजस्थान के श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर एवं नागौर तथा सीमा से लगे हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में भी पाई जाती है भाई। याद रहेगा कि यह नस्ल आपके कहा, बीकानेर क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल है। बीकानेर से ताल्लुका रखती है, और बीकानेर के जो आसपास के क्षेत्र है, यानी बीकानेर से जो सटे क्षेत्र है, उन सटे क्षेत्रों में आपको अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है भाई। जो आपका बीकानेरी ऊंट है ये सिंधी और कौन सी बलूची का संकरण है भाई। किसका? सिंधी और बलूची का संकरण है। देखो, सिंधी पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत, प्रदेश या राज्य पड़ता है आपका सिंध। तो सिंध प्रांत के अंदर आपके जिन ऊंटों की संख्या पाई जाती है वो कौन से ऊंट है? आपके सिंधी नस्ल के ऊंट। दूसरा बलूची, बलूचिस्तान। तो बलूची और जो सिंधी ऊंट है, इन सिंधी ऊंटों के संकरण से कौन सा ऊंट आया? आपका बीकानेरी ऊंट। कि यह माना जाता है कि जो बीकानेरी ऊंट है वो आपके सिंधी और बलूची का संकरण है, यानी इन दोनों की जो विशेषताएं हैं किसके साथ मिलती है? बीकानेरी ऊंट के साथ। ये आपको याद होना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार, चांद, तारे, सितारे लगा लीजिएगा भाई। देखिएगा आगे। विशेषताएं, ये सामान्यतः गहरे भूरे रंग का अथवा काले रंग के होते हैं, यद्यपि कुछ जानवरों में हल्का लाल रंग भी होता है। ये सबसे बड़ा आपका महत्वपूर्ण है भाई। जो आपका बीकानेरी ऊंट होगा वो कैसे आपका गहरे भूरे या काले रंग का होगा भाई। कैसे? गहरे भूरे या काले रंग का होगा। कभी कभार आपको जानवरों में थोड़ा लाल भी दिखाई पड़ता है भाई, हल्का लाल, ज्यादा लाल नहीं भाई, हल्का लाल रंग भी दिखाई पड़ता है कभी कभार बीकानेरी नस्ल के ऊंटों के अंदर। यानी बीकानेरी नस्ल के जो कुछ जानवर है उनके अंदर आपको कभी कभार हल्का लाल रंग देखने को मिलेगा। बाकी आमतौर पर कैसा? गहरे भूरे रंग के या काले रंग के ऊंट होते हैं भाई। कैसे? गहरे भूरे रंग के या काले रंग के ऊंट होते हैं। एक कुबड़ वाले ऊंट होते हैं। जितनी भी बात करेंगे हम अभी एक कुबड़ वाले ऊंटों की बात करेंगे भाई। देखिएगा आगे। ये रहा आपका कौन सा? बीकानेरी ऊंट। जो एक कुबड़ वाले ऊंट के अंदर जो आपकी कुबड़ होगी वो पीछे की तरफ होगी भाई। कभी भी ये मत करना कि आगे की तरफ आपकी कुबड़ होगी। जो एक कुबड़ वाले ऊंट में जो कुबड़ होती है वो पीठ के पिछले हिस्से पे होती है, आगे वाले हिस्से पे कभी भी नहीं होती है भाई। बीकानेरी ऊंट आकर्षक, सौष्ठव एवं उत्तम बनावट के होते हैं। मैं कि विश्व में सबसे ज्यादा कोई अगर सुंदर ऊंट की नस्ल है तो वो आपकी कौन सी है? बीकानेरी।
किसकी बात करेंगे? बीकानेरी। हालांकि अगर कोई राजस्थान के बच्चे ने ऊंट की नस्लें पढ़ी होगी तो अभी बोलेंगे सर गोमट, नाचना, वो हम बात करेंगे भाई, बट वो क्या है, हमारे राजस्थान की लोकल ब्रीड्स है, यानी हमारा जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां की नस्लें हैं। हम अभी बात कर रहे हैं उन नस्लों की जो भारतीय डेटाबेस के अंदर पंजीकृत है, यानी जिनका डेटाबेस हमें मिलता है। तो कैसी आपकी सबसे सुंदर नस्ल है भाई? बीकानेरी ऊंट की नस्ल विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल है, ये आपको याद होना चाहिए। चाहे किसी भी राज्य का बच्चा हो, चाहे किसी भी सेंटर या केंद्र का एग्जाम दे रहा हो, उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर है भाई, याद रहेगा आपको ऊंट की नस्लों के बारे में। चलिएगा आगे। इनका शरीर सुडोल एवं सिर थोड़ा गुंबद के आकार का होता है। ये देखना भाई, जो ऊंट का शरीर का जो सिर होगा वो कैसे आपके गुंबद का आकार का होगा। इसके सिर पर आगे की ओर गहरा गड्ढा होना इसकी विशेष पहचान है। यानी मैं किसकी, ये देखो भाई, ये आपको जहां पे इसके सिर का अंत होगा उस सिर के अंत के ऊपर एक गहरा गड्ढा मिलेगा, और इस गहरे गड्ढे को क्या स्टॉप भी बोलते हैं भाई। तो जब भी आपसे प्रश्न किया जाए कि स्टॉप किस ऊंट की नस्ल की मुख्य विशेषता है, या गहरा गड्ढा किस ऊंट के नस्ल की मुख्य विशेषता है, बीकानेरी ऊंट। अकेला बीकानेरी ऊंट है जिसमें क्या माथे के ऊपर गड्ढा पाया जाता है, और ये आपको याद होना चाहिए भाई, याद होगा। दूसरा बात, जो बीकानेरी ऊंट है इसकी आंखों के ऊपर जो आंखों की पलकें हैं, इन पलकों के ऊपर क्या आपके अच्छे खासे बाल पाए जाते हैं। इन बालों को क्या झीपड़ा बोलते हैं, क्या भाई, झीपड़ा या झीपड़ा। देखो भाई मेरी बात सुनिए, ये बात ऊंट के झीपड़ा की नहीं है। राजस्थान में जो आंखों की पलकों के ऊपर जो बाल है, इन बालों को आमतौर पर राजस्थान में चाहे आदमी हो चाहे ऊंट हो, इन सबको क्या बोलते हैं, झीपड़ा ही बोलते हैं भाई, क्या, झीपड़ा। तो आप कभी भी लोकल लोगों में बैठो, ग्रामीण लोगों में बैठो, तो वो क्या कहेंगे कि अगर किसी के आंख की पलकों पे ज्यादा बाल है तो क्या कहेंगे कि भाई ई टाबर का तो झीपड़ा गणाई है, ई टाबर का झीपड़ा गणाई है, मतलब ई टाबर का आंखा का कि आंखों के ऊपर बाल बहुत है भाई। यही बात है, जो झीपड़ा है इसका मतलब क्या होता है, आंखों के बालों को ही झीपड़ा कहते हैं भाई। इस नस्ल के कुछ ऊंटों की बोहो, पलकों एवं कानों पर घने काले बाल पाए जाते हैं, जिससे इन्हें झीपड़ा कहा जाता है, क्या, झीपड़ा कहा जाता है भाई, याद रहेगा आपको। तो झीपड़ा भी आपके किससे संबंध रखता है, बीकानेर से। गड्ढा किससे संबंध रखता है, बीकानेर से। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी, बीकानेरी, याद रहेगा। देखिएगा इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट तक होती है। ये आपका चांद तारे सितारे लगा लीजिए भाई, क्या है आपका भारी ऊंट की नस्ल है जिसकी अच्छी खासी ऊंचाई देखने को मिलती है, यानी 10 से 12 फीट तक की होती है। जितना ऊपर आप मकान बनाते हो इससे ज्यादा ऊपर तो आप ऊंट के बैठने से चले जाओगे भाई। अगर कोई ऊंट पे बैठ के यात्रा करता है तो उसको ऐसा एहसास होता है कि हम बड़े ऊपर बैठे भाई, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो वहीं से हूं, कई बार यात्राएं करते हैं, अच्छा लगता है, मजा आता है जब भी आपके ग्रुप के अंदर ऊंट आते हैं। भी सर्दियों का टाइम आ रहा है, अभी बहुत सारे जो ऊंट पालन करता है वो अपने ऊंटों को लेके आते हैं भाई खाली खेतों के अंदर, और रात में वहीं पे अपना ठहराव रखते हैं, और 3-4 महीने 5 महीने 7 महीने तक बाहर घूमते हैं जब तक आपका मानसून नहीं आ जाता भाई। तो राजस्थान का शायद बच्चा बच्चा लोग जानता है कि ऊंट आपके 300 300 400 200 के ग्रुप में ऊंट लेके आते हैं, और वो ऊंट भाई किसानों के घर के आसपास जो खाली जगह है उसी में रात में अपना ठहराव करते हैं, और दिन प्रतिदिन अपना आगे आगे बढ़ते जाते हैं भाई। आज इस गांव कल इस गांव, इसलिए क्या आपका चलते चलते बढ़ते जाते हैं भाई। देखिएगा आगे, इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट तक होती है। उपयोगिता, इस नस्ल का ऊंट प्राय सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त होता है भाई। कि जो आपका बीकानेरी ऊंट है ये परिवहन, भारवाहन या कृषि कार्य, इन सभी कार्यों के लिए क्या है, सबसे अच्छा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त ऊंट है तो कौन सा आपका, बीकानेरी ऊंट, याद रहेगा भाई। ये देख लीजिएगा बीकानेरी ऊंट, बड़ी अच्छी खासी हाइट है। हाइट कितनी होगी भाई आपकी, किसकी बात करेंगे, टॉप टू किसके, फ्लोवर की बात करेंगे, किसकी, टॉप टू फ्लोर की बात करेंगे, कितना आपका 10 से 12 फीट होगा भाई। टॉप टू जो फ्लोर हाइट होगा वो कितना, 10 से 12 फीट होगा, यानी ऊपर वाले पोर्शन से लेके नीचे वाले ग्राउंड पोर्शन तक कितना हाइट होगा, 10 से 12 फीट, लिख लीजिएगा भाई। बड़ी महत्वपूर्ण नस्ल है आपके ऊंट की बीकानेरी। चले भाई आगे, एक बार लिख लीजिए, बाद में ऊंट की आगे वाली नस्ल की बात करते हैं। चलिएगा भाई, जैसलमेरी। वही मैंने आपसे क्या कहा कि जैसलमेरी, जैसलमेर शहर के नाम पे राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में
दूर दूरस्थ एक स्थित आपका शहर या जिला है जैसलमेर। उसी जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो किसका उत्पत्ति स्थल है? आपके जैसलमेरी ऊंट का। इस नस्ल के घरेलू क्षेत्र में राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले का हिस्सा शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें पाकिस्तान के सिंध जिले में उत्पन्न होने वाले थारपारकर जानवरों से विकसित किया गया है। कि भाई वही मैंने क्या कहा कि जो बीकानेरी ऊंट है वो किसका? आपके सिंधी का। ये किसका? आपके थारपारकर का। ऐसा माना जाता है, हालांकि यकीनन नहीं कह सकते, बट आपके जो आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है उसके अकॉर्डिंग क्या कि जो आपका सिंध राज्य है पाकिस्तान का, उसमें जो उत्पन्न होने वाला जो थारपारकर ऊंट है उससे इसको क्या उत्पन्न किया गया है या उसका संकरण हो सकता है भाई आपका। तो आपको याद होना चाहिए कि जैसलमेर के ऊंट का संबंध थारपारकर ऊंट से है और बीकानेरी ऊंट का संबंध सिंधी ऊंट के साथ है भाई। और दोनों ही सिंधी और थारपारकर दोनों कहां का ओरिजिन है? आपके सिंध प्रांत या सिंध राज्य का या पाकिस्तान का। विशेषताएं, इस नस्ल के ऊंट का रंग हल्का भूरा तथा ऊंचाई 7 से 9 फीट तक होती है भाई। देखो जो बीकानेरी ऊंट का जो रंग था कैसा? आपका गहरा भूरा या काला रंग या कुछ जानवरों का हल्का लाल रंग। जैसलमेरी ऊंट का जो आपका रंग है वो कैसा होगा? हल्का भूरा रंग होगा, यानी लाइट कलर का ऊंट होगा भाई आपका। कैसा? हल्के भूरे रंग का ऊंट होगा, जिसकी हाइट कितनी होगी? आपके 7 से 9 फीट। यानी बीकानेरी ऊंट की हाइट 10 से 12 फीट, जैसलमेरी ऊंट की हाइट 7 से 9 फीट। दूसरा क्या? वजन में हल्का होगा और बॉडी भी इसकी कैसी होगी? हल्की होगी, यानी मध्यम आकार का शरीर होगा भाई। यानी बीकानेर के तुलना में आपका हल्का जानवर होगा, मध्यम आकार का शरीर होगा किसका? जैसलमेरी ऊंट का। और मध्यम आकार का शरीर होने की वजह से क्या तेज चलता है भाई। क्या इसकी जो रफ्तार है वो तेज होगी किसकी? जैसलमेरी ऊंट की। ये ऊंट की एक मध्यम आकार की नस्ल है। इन ऊंटों की गर्दन पतली व लंबी होती है एवं सिर छोटा तथा आंखें चमकदार होती है भाई। कि जो आपका जैसलमेरी ऊंट है इसका सिर कैसा होगा? छोटा होगा, आंखें चमकदार होगी। इनके अंदर बीकानेर ऊंट की तरह गड्ढा नहीं पाया जाता है भाई। इस नस्ल के पशुओं की आंखें उभरी हुई नहीं होती तथा रुकाव भी नहीं होता, जो बीकानेरी नस्ल में होता है भाई। किसकी बात कर रहे हैं? रुकाव यानी स्टॉप की बात कर रहे हैं भाई। कि जो जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है उसके माथे पे गड्ढा नहीं पाया जाता, स्टॉप पे नहीं पाया जाता। जो गड्ढा मुख्य विशेषता है वो आपके बीकानेरी ऊंट की। बीकानेरी नस्ल के ऊंट की माथे पर गड्ढा पाया जाना मुख्य विशेषता है भाई। ये याद आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गड्ढा किस ऊंट की किस नस्ल के माथे पे पाया जाता है? बीकानेरी नस्ल के माथे पे। इनकी बहु पलकों एवं कानों पर घने बाल नहीं पाए जाते, यानी क्या? जीपड़ा नहीं पाए जाते भाई। क्या इनमें जीपरा की प्रेजेंस या जीपरा की उपस्थिति नहीं होती? किसके अंदर? आपके जैसलमेरी ऊंट के अंदर। मैंने क्या कहा था कि जो बीकानेरी ऊंट के अंदर जो आंखों की पलकों, कान के ऊपर जो आपके बाल पाए जाते हैं उनको क्या? जीपरा बोलते हैं। और वो जीपरा आपके जैसलमेर के अंदर नहीं होते भाई। जैसलमेरी ऊंटों के शरीर पर पतली त्वचा एवं छोटे बाल होते हैं। कि जो जैसलमेरी ऊंट है, इस जैसलमेरी ऊंट के जो शरीर पे कैसे छोटे और कैसे बाल होते हैं भाई? आपके पतली त्वचा होती है। कैसे? छोटे बाल और पतली त्वचा होती है। इन छोटे बालों के अंदर कलाकारी की जाती है भाई। उस कलाकारी की हम बात करेंगे, उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो एक बार नस्लें पूरी होने दो, उसके बाद बात करेंगे भाई। उपयोगिता, इस नस्ल का ऊंट सवारी के लिए सबसे उपयुक्त है। जब भी आपको इन 9 पंजीकृत नस्लों में से पूछा जाए, केंद्र के स्तर पे जितने भी होने वाले एग्जाम है, सेंट्रल के लेवल के जितने एग्जाम है, उनमें आपसे जब भी पूछा जाए कि सवारी के लिए कौन सा प्रसिद्ध या कौन सा उपयुक्त ऊंट है, जैसलमेरी। मैं आगे जाके आपको राजस्थान की कुछ लोकल नस्लों के बारे में बताऊंगा, नाचना, गोमट, वो भी क्या अपने सवारी के लिए बड़े अच्छे या प्रसिद्ध ऊंट है भाई। बट ये हम बात करेंगे कब? आगे जाके बात करेंगे भाई। एक प्रशिक्षित ऊंट एक दिन में 100 से 140 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है भाई। कि जो आपका जैसलमेरी ऊंट है ये सवारी के लिए सबसे प्रसिद्ध ऊंट है। और जो प्रशिक्षित ऊंट है जिसको अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई है, ये आपके एक दिन के अंदर कितना? 100 से 140 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है भाई। याद रहेगा आपको कितना? 100 से 140 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसीलिए जो हमारी आर्मी के लोग हैं, जो हमारे बीएसएफ के जवान है, उन्होंने किसको रखा है भाई? ऊंट की, यानी जैसलमेरी ऊंट की टुकड़ी को रखा है। तो किसकी बात करें हमें? तो अर्धसैनिक बल के तौर पे काम करता है भाई। कौन सा? जैसलमेरी ऊंट। किसके तौर पे? अर्धसैनिक बल के तौर पे काम करता है, यानी सीमा सुरक्षा बल पे काम करता है। कौन? आपका जैसलमेरी ऊंट। ये रेगिस्तान में
पुलिस और सेना के काम के लिए भी उपयुक्त है। पैरों के तलवे छोटे और हल्के होते हैं जो इन्हें तेजी से चलने में मदद करते हैं भाई। जो पैरों के नीचे के तलवे होंगे ये कैसे होंगे, आपके हल्के होंगे भाई। कैसे होंगे, आपके हल्के होते हैं, और हल्के होने की वजह से क्या होगा, ये तेज चल पाता है। इसकी जो रफ्तार है वो तेज होती है, और तेज रफ्तार के साथ क्या करता है, गति करता है। और गति करने से क्या, आपका 100 से 140 किलोमीटर तक की गति कर सकता है भाई एक दिन में। दूसरा क्या, आर्मी और पुलिस के जवानों के द्वारा भी किसको रखा जाता है, आपके जैसलमेरी ऊंट को। देखिएगा कैसा रंग है आपका, बिल्कुल ही हल्का भूरा कलर है। कैसा, हल्का भूरा कलर। गर्दन कैसी, पतली और लंबी होगी। कैसी होगी, आपके पतली और लंबी गर्दन होगी। कान और आंखों पे झिपरा यानी ज्यादा घने बाल नहीं पाए जाते हैं। ये सारी किसकी मुख्य विशेषता है, आपके जैसलमेरी ऊंट की। फटाफट अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद ऊंट की अगली नस्ल की बात करते हैं भाई, अगली नस्ल की चर्चा करते हैं। कीजिएगा भाई, लिखिएगा फटाफट। देखो अच्छे से लेक्चर को देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। मोस्टली आपसे एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऊंट आपसे मोस्टली एग्जामों में जरूर पूछा जाता है, और एक या आधा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा भाई। आधा तो क्या भाई, एक ही मिलेगा, पूरा मिलेगा तो लिख लीजिएगा भाई फटाफट। परिवहन के तौर पे ऊंट को, और बहारवान के तौर पे तो राजस्थान में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। अभी भी मुझे मालूम है कि जब हम भी छोटे थे तो अभी अभी ट्रैक्टर चल गया आपका, अभी तो गाड़ियां चल गई, ट्रैक्टर का भी दौर खत्म ही है शादी ब्याह के लिए। पहले राजस्थान में जब आपके शादी ब्याह होते तो आपके ऊंट गाड़ी, जो ऊंट होता, ऊंट पे पीछे जो लकड़ी की गाड़ी होती, उसी में अपने 4-5 आदमी बैठ के अपने शादी में जाया करते भाई। बट अब धीरे धीरे क्या हो गया, नई गाड़ियां आ गई, फिर आपके ट्रैक्टर में जाने लगे। अब ट्रैक्टर को भी हमने क्या, इन कामों के लिए तुच्छ समझना शुरू कर दिया। हम मानते हैं कि वो कृषि कार्यों के लिए ही होता है। क्यों, क्योंकि आजकल अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई। और अच्छी बात है भाई, टेक्नोलॉजी के साथ भी आगे जाना चाहिए। बट अपना कल्चर या जिन जो आपके इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को मैनेज करते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए भाई। ऊंट आपका क्या है, एक बड़ा अच्छा जानवर है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक आपका अनुकूल जानवर है। इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। और इनकी जो गिरती संख्या है वो कहीं ना कहीं हमें किसकी ओर इशारा करती है, गिरते पारिस्थितिकी तंत्र की ओर इशारा करती है भाई। चलिए आगे चलिएगा। मेवाड़ी ऊंट, मेवाड़ी ऊंट का जो आपका उद्गम स्थल है मेवाड़ क्षेत्र। और मेवाड़ क्षेत्र किसका क्षेत्र है, आपके महाराणा प्रताप का क्षेत्र, महाराणा कुंभा का क्षेत्र, महाराणा सांगा का क्षेत्र, यानी बप्पा रावल का क्षेत्र भाई। याद होना चाहिए आपको कौन सा, मेवाड़ क्षेत्र। और मेवाड़ क्षेत्र में जो आपके जिले आते हैं वो कौन सा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। और इन्हीं जिलों के जो क्षेत्र है वो किसके उत्पत्ति स्थल है, आपके मेवाड़ी ऊंट का, या इन्हीं जिलों से ताल्लुकात रखता है आपका मेवाड़ी ऊंट। वैसे जो आपका मेवाड़ी ऊंट है ये पंजाब से लाया गया था भाई। कहां से, पंजाब से। पर धीरे धीरे जो मेवाड़ का जैसा क्लाइमेट या जलवायु है उसमें धीरे धीरे इसने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया और अपने आप में परिवर्तन कर लिए, और एक खास तौर पे पहचान के तौर पे प्रकट हुआ। और आज हम इसको पंजीकृत नस्लों के अंदर पढ़ते हैं भाई। इस नस्ल का प्रमुख प्रजनन क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले तथा मध्य प्रदेश के नीमच एवं मंदसौर यानी मंसूर जिले हैं भाई। याद रहेगा आपको, ये इसका उत्पत्ति स्थल है। इस नस्ल के ऊंट भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों तथा राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में भी देखे जा सकते हैं भाई। यानी आप अगर मुख्य तौर से मैं बात करूं, जो ताल्लुकात रखता है वो आपके मेवाड़ क्षेत्र से रखता है, बट जो वितरण है वो आपके कोटा के हाड़ौती क्षेत्र में भी मिल जाता है भाई। कहां पे, कोटा के हाड़ौती क्षेत्र में। याद रहेगा आपको, ये आपका बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ क्षेत्र इसका उद्गम स्थल है। और मेवाड़ क्षेत्र में आने वाले जिले कौन से हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। विशेषताएं, मेवाड़ी ऊंट बीकानेरी ऊंटों से स्थूल एवं कुछ छोटे होते हैं। यानी जो आपका मेवाड़ी ऊंट है वो बीकानेरी ऊंटों की तुलना में क्या होगा, छोटा होगा। यानी बीकानेर ऊंट की जितनी हाइट नहीं होगी और बीकानेर ऊंट जितना भारी नहीं होगा भाई। बीकानेर ऊंट की तुलना में क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि आपके बीकानेरी जो ऊंट की हाइट है वो 10 से 12 फीट हाइट है, यानी सबसे ज्यादा हाइट है भाई। इनके पुट्ठे मजबूत, भारी टांगे, पांवों के तलवे कठोर एवं मोटे होते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा भाई। पुट्ठे, इस ऊंट के जो आपके पुट्ठे होंगे वो बड़े मजबूत होंगे,
भारी टांगे होंगी और जो पांव के तलवे यानी जो ऊंट के नीचे के तलवे हैं ये तलवे मोटे और कठोर होते हैं। इसीलिए उदयपुर आपका कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है। और उन्हीं पहाड़ी इलाकों में सामान ढोने के लिए या जंगली क्षेत्रों में चलने के लिए आपका कौन सा ऊंट काम में आता है, मेवाड़ी ऊंट। पहाड़ों पर यात्रा एवं बाहर ले जाने के लिए अनुकूलित है। यही मैंने आपसे कहा। अब जहां जहां जंगल होगा, जहां जहां पहाड़ होंगे, जहां जहां नदियां होंगी, वहां पे आपको मधुमक्खी या जंगली कीड़े भी मिलेंगे भाई। क्या आपके क्या जैसलमेर में मधुमक्खी या जंगली कीड़े होंगे? इतने कभी नहीं होंगे भाई। जंगली कीड़े, मधुमक्खी ये सब कहां होंगे? आप पे जहां आपके जंगल ज्यादा होगा, बरसात अच्छी होगी, नदियां होगी। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी को फूल चाहिए क्या बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए। फूल क्या जैसलमेर के रेगिस्तान में मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। कहां मिलेगा? आपके जहां नदियां होगी और जंगल होगा। तो इसमें क्या आपके कठोर बाल पाए जाते हैं भाई। मेवाड़ी जो ऊंट है इसमें कठोर बाल पाए जाते हैं। ये कठोर बाल इन्हीं जंगली कीड़ों और मधुमक्खियों से बचाते हैं किनको? आपके ऊंट को भाई। शरीर के बाल रुक्ष यानी कठोर होते हैं जो इन्हें जंगली मधुमक्खियों एवं कीड़ों के काटने से बचाते हैं। याद रहेगा भाई, क्योंकि जंगलों में रहने वाला ऊंट है, जंगलों में यात्रा करने वाला ऊंट है, वहां पे आपके जंगली मधुमक्खियां हैं, कीड़े हैं। तो जो इसके शरीर पे पाए जाने वाले कठोर बाल है, ये कठोर बाल इनको किससे बचाते हैं? जंगली कीड़ों और आपकी जो जंगली मधुमक्खियां हैं उनसे बचाते हैं भाई। फटाफट लिख लीजिएगा भाई। इसके बाद आगे चलते भाई, दिखाता हूं मैं आपको कि मेवाड़ी ऊंट आपको कैसा दिखता है भाई। ये भी आपके हल्के भूरे रंग का ऊंट होगा और कभी कभी आपको हल्का सफेद रंग भी देखने को मिलता है किसके अंदर? मेवाड़ी ऊंट के अंदर। चले भाई, ये देखिएगा भाई, ये ऊंट हल्के भूरे रंग या सफेद होते हैं। कुछ ऊंट बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। कैसे? हल्के भूरे रंग या हल्के सफेद रंग के। हालांकि कुछ ऊंट तो आपके कैसे बिल्कुल ही सफेद रंग के होते हैं। देखिएगा भाई, कौन सा ऊंट है आपका? मेवाड़ी ऊंट। किसकी बात करेंगे? आपके मेवाड़ी ऊंट की बात करेंगे भाई। किसके? मेवाड़ी ऊंट। कैसा दिख रहा है आपको? सफेद कलर का। कैसा? सफेद कलर का। जो नीचे पांव होगा, पांव का जो आपका क्या होगा? बेस होगा, आधार होगा, वो बड़ा मोटा और कठोर होगा, जिससे ये क्या भाई पहाड़ों में यात्रा कर सकता है या सामान ढो सकता है भाई। शरीर पे कैसे? कठोर या रुक्ष बाल होंगे। कैसे? कठोर या रुक्ष बाल। पूंछ लंबी एवं मोटी होती है। मादाओं में दुग्ध शिरा पूर्ण विकसित एवं आयन बारी होते हैं भाई। पूंछ कैसी होगी? लंबी और मोटी होगी। इसके साथ ही जो आपकी मादा ऊंट है, इस मादा ऊंट के अंदर जो आयन है वो क्या होंगे? आपके पूर्ण विकसित होंगे। इसका मतलब क्या? दुग्ध उत्पादन करने में अच्छी होगी भाई। जो आपकी मेवाड़ी ऊंट की नस्ल है, ये दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाने वाली ऊंट की नस्ल है, क्योंकि एक दिन में मेवाड़ी ऊंट की जो मादा है वो 4 से 6 लीटर तक दूध उत्पादित करती है भाई। इस नस्ल के ऊंट का उपयोग कृषि कार्य तथा भार ढोने के लिए किया जाता है। इस नस्ल की मादा ऊंट प्रतिदिन 4 से 6 लीटर दूध देती है भाई। याद रखिएगा, जो आपका मेवाड़ी ऊंट है, इस मेवाड़ी ऊंट की जो मादा है वो अपने बेहतरीन दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है। एक दिन में 4 से 6 लीटर तक दुग्ध उत्पादित करती है। कौन सी नस्ल? आपके मेवाड़ी नस्ल भाई। ये आपको याद होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है आपकी। इसको भी फटाफट लिख लीजिएगा भाई। 30 सेकंड का समय आपके पास, लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिएगा भाई, राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 यानी 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई। क्या? कि आपका जो ऊंट है, इस ऊंट को जो राजस्थान सरकार ने, यानी जो हमारी राज्य सरकार है, इस राज्य सरकार ने 30 जून 2014 को क्या? राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया भाई। बट इसकी जो घोषणा की गई, जो पब्लिक या जो सार्वजनिक घोषणा की गई, वो आपके 19 सितंबर 2014 में बीकानेर में की गई भाई। बीकानेर में आपका क्या है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। बीकानेर में, जोड़बीड़ बीकानेर में आपका क्या है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है भाई। याद रहेगा आपको। चलिएगा आगे। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बाड़मेर तथा सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़ है भाई। कि राजस्थान में जो सर्वाधिक ऊंटों की संख्या पाई जाती है वो आपके पश्चिमी जिले बाड़मेर के अंदर पाई जाती है,
और आपके जो सबसे कम संख्या पाई जाती है वो आपके दक्षिणी जिले प्रतापगढ़ के अंदर पाई जाती है भाई। आगे राजस्थान में ऊंटों की नस्लें गोमट ऊंट, नाचना ऊंट, जैसलमेरी ऊंट, अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट, कच्छी ऊंट या बीकानेरी ऊंट, ये राजस्थान में पाई जाने वाली ऊंटों की नस्लें है। बट मैंने जो आपको पंजीकृत ऊंटों की नस्लें बताई है वो आपको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय डेटाबेस के अंदर पंजीकृत नस्लें हैं। ये हमारी राजस्थान की इनमें कुछ लोकल नस्लें भी है भाई, गोमट, नाचना, ये सब भी आपको याद रखना है। हालांकि मैं गोमट और नाचना के बारे में कुछ आपसे भी बात करूंगा। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं भाई। देखो, जब भी ऊंट बीमार पड़ते हैं, ऊंट को जो पालने वाली जाति है वो रायका या रेबारी है। राजस्थान और गुजरात की रायका या रेबारी जाति ऊंट का पालन करती है भाई। तो जब भी इनके ऊंट बीमार पड़ते हैं, ये जिन लोक देवता की पूजा करते हैं वो आपके लोक देवता कौन से हैं? पाबू जी। याद रखना भाई, हमारे हड़बू जी भी लोक देवता है, पाबू जी भी हमारे लोक देवता है, हमारे रामदेव जी भी लोक देवता है, ये सब हम पढ़ते हैं। पर जो पाबू जी है उन पाबू जी को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऊंटों के देवता के नाम से। राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी और रायका जाति प्रसिद्ध है भाई। कौन सी? रेबारी और रायका जाति प्रसिद्ध है राजस्थान में ऊंट पालन के लिए। ये आपके बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है भाई। इन बिंदुओं को फटाफट लिखते जाना अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि आपसे जरूर पूछा जाएगा। बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है भाई सारे। चलिएगा, ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला, यानी मैंने क्या कहा, आप देखना कभी गूगल पे फोटो सर्च मार के उस्ता कला, यानी जो आपके ऊंट की जो त्वचा है उस त्वचा पे बालों को हटा के क्या बना देंगे? विशेष आकृतियां बना देंगे। उन आकृतियों में कई प्रकार के चल चित्र या चित्र बनाएंगे, जिसको क्या कहते हैं? उस्ता कला। यानी ऊंट की त्वचा पे जो कलाकारी की जाती है उस कलाकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला। और ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को कॉपी कहा जाता है भाई। कि आपकी ऊंट की खाल पे की जाने वाली जो कलाकारी है उसको तो उस्ता कला, और ऊंट की खाल से ठंडे पानी के लिए जो बनाए जाने वाले जलपात्र है उनको क्या? कॉपी कहा जाता है। क्या भाई? कॉपी। तो याद होना चाहिए, कॉपी तो क्या है? जलपात्र यानी बर्तन की बात हो रही है, और जो उस्ता कला है वो ऊंट की खाल पे की जाने वाली कला है। कौन सी कला? आपकी उस्ता कला। हम जीके में पढ़ते हैं कि उस्ता कला के अंदर आपके कौन कौन से फेमस कलाकार थे, या जो ये जो आर्ट करने वाले थे उनका नाम भी हमें पढ़ते हैं भाई। ऊंटनी के दूध में कौन सा? भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। देखो, आपका जो दूध है वो क्या? विटामिन सी का पुअर सोर्स है भाई। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन उनके दूध में विटामिन सी आपका नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये पुअर सोर्स है, बहुत ही कम। जबकि एक ऊंटनी का आपका ऐसा दूध है जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है भाई। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं लाभदायक है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की पूर्ति करता है, और हमारे शरीर के शारीरिक विकास के लिए क्या चाहिए भाई? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, इन सब की आवश्यकता है। तो किसकी पूर्ति करेगा? विटामिन सी की। बीकानेर में स्थित उरमुल डेयरी भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी है। तो आपको जब भी पूछा जाए कि उरमुल डेयरी का संबंध किससे है? आपके ऊंटनी के दूध से। और उरमुल डेयरी आपके कहां पे है? बीकानेर के अंदर। यानी ऊंटनी के दूध के संग्रहण के लिए आपके एक डेयरी खोली गई, जिस डेयरी का नाम क्या है? उरमुल डेयरी। और ये उरमुल डेयरी आपके कहां है? बीकानेर जिले के अंदर। आपको याद होना चाहिए कि उरमुल डेयरी आपके ऊंटनी के दूध से संबंधित है, जिसकी स्थापना बीकानेर के अंदर की गई भाई। अगला कौन सा है आपका? गोरबंद राजस्थान का ऊंट श्रृंगार का गीत है भाई। किसकी बात करेंगे? गोरबंद। और राजस्थान में ऊंट श्रृंगार के लिए आपको विशेष प्रकार के वस्त्र देखने को मिलते हैं। और जो गोरबंद है वो आपका ऊंट की सजावट करते समय क्या गाया जाने वाला गीत है? कौन सा? आपका गोरबंद भाई। राजस्थान के बीकानेर में जोधपुर बाईपास, यानी किसके? जोहड़बीड़ की बात करेंगे। किसकी? जोहड़बीड़। इसी जोहड़बीड़ के अंदर आपका क्या? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है भाई। कहां पे? बीकानेर के अंदर। जिसका पहले आपका नाम क्या था? ऊंट परियोजना निदेशालय। क्या? ऊंट परियोजना निदेशालय, जिसका नाम 1995 में बदल के आपका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। और ये आपका कहां स्थित है? राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर। और बीकानेर जिले के अंदर ही आपकी उरमुल डेयरी खोली गई है, जो आपके ऊंटनी के दूध का संग्रहण करती है भाई।
और पूरे भारत की एकमात्र डेयरी है उर्मुल डेयरी, जो आपके ऊँटनी के दूध का संग्रहण करती है, जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है भाई। याद कर लेना, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके कॉपी में लिखते जाना भाई सारे बच्चे। राजस्थान में नाचना ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। यह ऊंट सबसे सुंदर ऊंट माना जाता है। देखिए भाई, नाचना ऊंट से पहले बात सुनिएगा, जैसलमेर में एक गांव है आपका नाचना, और वो नाचना गांव आपके डेजर्टिफिकेशन या बढ़ते राजस्थान के लिए, जो रेगिस्तान के लिए जाना जाता है भाई, कि जो रेगिस्तान धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, उसका जो अग्रगामी है वो आपका नाचना गांव है भाई। कि राजस्थान में जो नाचना गांव है, उस नाचना गांव में आपका जो रेगिस्तान है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है भाई। और इसी के नाम पे एक आपके ऊंट की नस्ल है, कौन सी? नाचना। ये नाचना नस्ल आपके कहां पे सबसे ज्यादा? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। ये ऊंट सबसे सुंदर ऊंट माना जाता है। जबकि मैंने पंजीकृत नस्लों के तौर पे मैंने क्या कहा कि पूरे विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश में पंजीकृत नस्ल है, जबकि ये कौन सी आपकी लोकल नस्ल है भाई। तो राजस्थान के बच्चे इसको याद रखे। बाकी जो केंद्र स्तर का एग्जाम है, जो आपके नेशनल लेवल का एग्जाम है, उन बच्चों को बीकानेरी याद रखना है। बीकानेरी उनको पूछा जाएगा, बट हमारी राजस्थान की लोकल नस्ल है, तो राजस्थान के बच्चों से यह सवाल किया जा सकता है भाई। सवारी व तेज दौड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऊंट बीएसएफ जवानों के साथ यही ऊंट मिलता है भाई। क्या आपके किसके लिए? देखो, जैसलमेर की जो ऊंट है उसी की प्रजाति है आपकी कौन सी? नाचना ऊंट। तो आपका जो जैसलमेरी ऊंट या नाचना ऊंट है, ये क्या तेज दौड़ने के लिए सबसे अच्छे हैं, और बीएसएफ के जवानों के पास आपको यही ऊंट मिलते हैं भाई। तो याद रहेगा आपको कि ये क्या आपके कि जो आपकी जो जो सेना सुरक्षा बल है उसमें भी काम आते हैं, कौन से? आपके नाचना ऊंट। गोमट ऊंट सर्वाधिक जोधपुर की फलोदी तहसील में पाया जाता है। गोमट ऊंट सवारी या भारवाहक हेतु प्रसिद्ध माना जाता है भाई। देखो, तेज दौड़ने और सवारी में बड़ा अंतर है भाई। तेज दौड़ने में हमें जल्दी यात्रा करनी है, सवारी अपना भाई टिक टाक टिक टिक अपना मस्त चले आराम से, जो बढ़िया से चलने वाला ऊंट, जिसमें सबसे ज्यादा सूटेबल जो सवारी होती है, कंफर्ट सवारी होती है, वो आपके गोमट ऊंट के अंदर। जो गोमट ऊंट है वो आपके सवारी के लिए प्रसिद्ध है। जो जैसलमेरी ऊंट है वो आपके तेज दौड़ने के लिए, आर्मी वाले के लिए या बीएसएफ के जवानों के लिए प्रसिद्ध ऊंट है भाई। चलिए आगे लिख लीजिएगा भाई, 1 मिनट का समय ले लीजिए और आप लोग लिख लीजिएगा इसको। जितने भी बच्चे हैं वो इसको लिख लेंगे भाई एक बार। देखो बच्चे, आपका जो कोई क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट में टाइप करके पूछ लीजिएगा। आपको जो कुछ नहीं समझ आया वो पूछ लीजिए, और लेक्चर अच्छा लगे तो भी प्रत्येक बच्चा आपकी बार कमेंट जरूर करके जाएगा। और आगे अब आपकी क्या जरूरतें हैं, कौन सा आपको लेक्चर चाहिए, वो भी मुझे बता दीजिएगा। ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब है? आपके 1995 के अंदर। पहले 1984 के अंदर जो आपकी स्थापना की गई थी वो ऊंट परियोजना निदेशालय की गई थी, जिसके बाद में इसको चेंज करके राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। और ये आपके कब? 1995 में किया गया भाई। कब? 1995 के अंदर। चलिए भाई आगे चलिएगा। ये आपके हमने क्या मुख्य जानकारी पढ़ ली ऊंटों के बारे में। तो जितने बच्चे हैं वो ये सारा अपना पढ़ लेंगे, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। बात करें बीमारी की, तो जो ऊंट की मुख्य बीमारी है वो आपकी सर्रा है भाई। ऊंट की मुख्य बीमारी कौन सी है? सर्रा। सर्रा ऊंट की मुख्य बीमारी है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। किसके द्वारा? आपके प्रोटोजोवन डिजीज है, कौन सी? आपकी सर्रा डिजीज। और ऊंट में होने वाली मुख्य बीमारी है। ऊंट मुख्यतः राजस्थान की रायका और रेबारी जाति के द्वारा पाला जाता है। ऊंट के लोक देवता बाबूजी को कहा जाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोरबीर बीकानेर में स्थित है। नाचना ऊंट या जैसलमेरी ऊंट आपके तेज दौड़ने या बीएसएफ के जवानों के लिए सबसे उपयुक्त है। और जो गोमट ऊंट है वो आपका सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे ऊंट आपको मालूम होना चाहिए भाई। जिस किसी को इसके बारे में अगर कुछ भी भूल गए भाई, तो कंफ्यूजन के चक्कर में कुछ ना कुछ तुक्का मार दोगे, और आपको सब कुछ समझा दिया गया है। सभी नौ नस्लों का उत्पत्ति स्थल बता दिया गया है, और आपको जो इंपोर्टेंट या महत्वपूर्ण नस्लें हैं उनके विवरण के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो जितने भी बच्चे हैं वो लेक्चर को मन के साथ रुचिकर होके पढ़ेंगे और अच्छा परिणाम देंगे भाई। अच्छा परिणाम आपकी जिंदगी बनाएगा भाई। तो जितने बच्चे हैं वो समय के साथ पढ़िएगा, समय को व्यतीत मत कीजिएगा भाई। समय बेफालतू अगर व्यतीत करते हो तो उसमें आप ही का नुकसान है, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है भाई। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में भाई।